मैं खुद कह दे देता हूँ, फास्ट हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। इसको रिकॉर्ड मत कीजिए, कोई नहीं देखता है सब। तो भी रिकॉर्ड होने में क्या दिक्कत है? नहीं, दिक्कत तो नहीं है, स्पेस खाता है। मेरे शादी का वीडियो आज तक कोई देखा नहीं यार, इंट्रोडक्शन कौन देखेगा? हाँ ले आइए, हम सब देखेंगे। ये ऐसे ही पकड़ता हूँ यार, थोड़ा सा से लगा के रखे हो। हाँ, तो क्या करूँ? अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ? हाँ ये ठीक है, कोई भी अपना इंट्रोडक्शन दे दो ना बस। हाँ ठीक है। ठीक है, तो मैं अपना छोटा सा एक परिचय दे देता हूँ और सामान्य सा ही है। तो मेरा पूरा नाम श्रीराम नरसिम्हन है। हम लोग तमिलनाडु के रहने वाले हैं। बचपन से मैं पुणे में रहा और वहाँ पर मैंने इंजीनियरिंग में शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद कैंपस से जॉब मिला तो फुजित्सु नाम से एक कंपनी है, वहाँ पर लगभग 1-1.5 वर्ष मैंने काम किया। काम करते समय मैंने ये नोटिस किया कि मुझे काम करना अच्छा नहीं लगता और मेरे आसपास के लोगों को अच्छा लग रहा है ना। और इंजीनियरिंग में भी यही हुआ, मुझे ऐसा लगा कि मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा है, मतलब करना पड़ रहा है, जबकि मेरे आसपास के लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है ये करने में। तो इंजीनियरिंग करते समय मुझे लगा कि मैं फिर डिफरेंट या भिन्न कैसे हो सकता हूँ। तो मेरे में ऐसी एक मान्यता थी उस समय कि मैं बहुत अच्छा बात कर सकता हूँ, तो मुझे लगा मैं मैनेजमेंट कर लूँ, है ना। और ये जो लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं इनका मैं किसी दिन बॉस बन जाऊँगा मैनेजमेंट करके। तो मैंने जो MBA इंस्टीट्यूट्स जो होती हैं IIMs, उसके लिए कैट एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, उसका तैयारी करना शुरू कर दिया था। परंतु उसको करते करते मुझे ऐसा लगा कि भारत में भले ही आप IIM से MBA कर लो, वो बहुत छोटे दायरे में हो जाता है, ग्लोबल स्तर पर MBA करना चाहिए। तो मैंने GMAT की तैयारी करना शुरू कर दी। तो जब GMAT दे दिया और स्कोर्स भी आ गए, वैसे IIM से 1-2 कॉल भी आ गए थे, बट तब तक मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं था, तो मैंने उसको परस्यू नहीं किया। वो ग्रुप डिस्कशन वो इंटरव्यू होता है, उसमें ऐसे जाकर आ गया मैं। और GMAT देने के बाद किसी ने मुझे ये इकोनॉमिक्स पर एक बुक दी, स्मॉल इज ब्यूटीफुल नाम से। ऑथर्स नेम इज़ EF शूमाकर, है ना। पर छोटी सी पुस्तक है, इंटरेस्टिंग बुक है। उसको पढ़ के मुझे लगा कि मुझे इस प्रकार की चीज़ों को समझना है, इसमें मेरा रियल इंटरेस्ट है। ये धक्का मुक्की करके बहुत दिन हो गया है ना। स्कूल में भी धक्का मुक्की किए, इंजीनियरिंग में भी किए, जॉब में भी किया। तो मेरे मन में बहुत सारे ऐसे प्रश्न खड़े हो गए। उस समय मैं बेंगलोर में एक रॉबर्ट बॉश बोल के कंपनी है, जर्मन फर्म है, उसमें मैं काम करता रहा। बॉश वो आदमी है जिसने स्पार्क प्लग का इन्वेंशन किया। तो आज भी जो स्पार्क प्लग है उसका नाम बॉश प्लग ही बोलते हैं। माइको बोल के कंपनी बनाती है आजकल, और कोई कंपनी बनाती होंगी। तो मैंने बॉश से रिज़ाइन कर दिया। तो उस समय मैं 25 या 24.5-25 साल की आयु का था। तो मैंने जॉब छोड़ के फिर मुझे ऐसा लगा कि मुझे भारत भ्रमण करना चाहिए, कि ये देखने के लिए कि लोग करते क्या है, लोग जीते क्यों हैं, है ना। और उस समय मेरे मन में ये था कि मुझे कुछ यूज़फुल भी करना है। तो मैंने एक NGO है या एक संस्था है US बेस्ड, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो भारत में एजुकेशन प्रोजेक्ट्स को फंड करते हैं, है ना। तो मुझे लगा कि इससे एजुकेशन में भी कुछ अपना कुछ योगदान करना मिलेगा, और मुझे भारत घूमने भी मिल जाएगा और सोचने के लिए भी टाइम मिलेगा। तो मैंने जॉब छोड़ दिया और लगभग 14-15 महीने में पूरे भारत में घुमा हूँ। कश्मीर, लद्दाख से लेकर नीचे तक, और इधर गुजरात में वलसाड तक आया था, उसके अंदर पहली बार आ रहा हूँ, और इस तरफ त्रिपुरा तक गया। तो 3-4 महीने में मुझे ऐसा लगने लग गया कि इस शिक्षा का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि जो शिक्षा में देने मुझे लगता है कि जिससे लोगों का मदद होगा, वो उसका जो भी लड़का है वो मैक्सिमम मेरे जैसे ही बन सकता है ना। वो इंजीनियरिंग कर सकता है, उसको आसानी से जॉब मिल सकती है ना। उस समय एक अच्छा खासा तनख्वाह मिलता था, और मुझे ऐसा लगा कि ये सब करके मैं खुद ही अतृप्त हूँ, तो इसको भी मैं क्यों इसमें फंसाऊँ, है ना। मैं तो फंसा ही हुआ हूँ, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, और ये शिक्षा को देखकर ये आदमी भी फंसेगा। इस प्रकार के बहुत सारे मेरे मन में प्रश्न बनते थे। तो ये था जून 2004 की बात है। उस समय मैं केदारनाथ, बद्रीनाथ, है ना, उस तरफ घूम रहा था। तो किसी ने मुझे
मैं किसी से मिला और उसी समय मुझे ऐसा लगा कि मुझे मतलब अभी तक ह्यूमन हिस्ट्री में जो भी डेवलपमेंट हुआ है उसको आज तक कैसे हुआ है उसको समझना चाहिए। तो मुझे लगा कि उसमें बहुत ज़्यादा समय न लगाया जाए, तो यूके में 1 साल का एमए होता है एंथ्रोपोलॉजी एंड डेवलपमेंट, तो वहाँ पर मैंने उसको एप्लीकेशंस किए और अच्छे कॉलेजेस में उसमें एडमिशन भी हो गया था, है ना। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एक है, एक सोएस है, स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज़। परंतु मेरी एक कंडीशन थी कि क्योंकि मुझे पता था कि वो डिग्री से मुझे कुछ जानकारी नहीं मिलेगी, वो तो समय काटने के लिए डिग्री है, तो यदि फ्री में पढ़ाएगा तो मैं जाऊँगा। तो मुझे ट्यूशन वेवर आधा ही मिला, है ना, बाकी आधा मिला नहीं, तो मैं गया नहीं। तो किसी ने मुझे बताया इस जीवन विद्या शिविर के बारे में, और तो मसूरी में मैंने जून 2004 में इंग्लिश में इसको पहली बार अटेंड किया। तो पहली बार करके मुझे लगा कि ये लोग कुछ अलग बात कर रहे हैं। उस समय तक मैंने वेस्टर्न फिलोसफीज कुछ पढ़ी थी, कुछ डेवलपमेंट थियरीज पढ़ी थी, बट मुझे ऐसा लगता था कि किसी के पास उत्तर नहीं है, लोग गोल गोल घूम रहे हैं, बहुत सारा लिखते हैं, बट नोबडी रियली नोज व्हाट इज हैपनिंग, है ना। और ये जो बड़े स्तर के इकोनॉमिस्ट थे, इनकी भी कभी इंटरव्यू देखता था तो ये लोग भी बोलते थे कि फाइनली वी डोंट नो हाउ वर्ल्ड इकोनॉमी वर्क्स, है ना। और ये तो नोबेल लॉरिएट्स बोलते थे कि फाइनली वी डोंट नो व्हाई थिंग्स हैपन द वे दे हैपन, है ना, इकोनॉमिक्स में। एंड हमारा फैमिली वैसे इज़ अ वेरी मतलब जो तमिलनाडु का एक बहुत ही ऑर्थोडॉक्स फैमिली से हूँ मैं, है ना। मेरे दादाजी और नाना जी वगैरह हाईली ऑर्थोडॉक्स हैं, मतलब 800 साल पहले लोग जैसे जीते थे वैसे ही जीते थे वो, है ना। जैसे गैस के चूल्हे से खाना नहीं खाते थे, नल से कभी पानी नहीं पिया, है ना, और उनको तो छू भी नहीं सकते थे, है ना, इस टाइप की बातें थी। तो उस सब से भी मुझे लगा कि कुछ निकला नहीं। फाइनली इनके बच्चे सब इंजीनियरिंग पढ़ने चले गए, और जब याद आ गया थोड़ा मंदिर जाते हैं, कुछ मांग के वापस आ जाते हैं। तो रिलीजन से कुछ होगा ऐसा मुझे लगता नहीं था। तो ये शिविर करने के बाद मुझे लगा कि इस बात को और थोड़ा सा सुनना चाहिए, परंतु उस समय तक मेरे पैसे ख़त्म हो गए थे, तो किसी से उधारी लेके मैं घूम घामते हुए पुणे पहुंच गया, है ना। और मैं पहले जिस कंपनी में काम करता था वहीं वापस गया, उन्होंने कहा मंडे से आ जाओ, फिर जॉब मिल गई। और उसके बाद मैंने लगभग 4-5 वर्ष काम किया, वापस नौकरी किया। उससे मतलब एक घर भी बनाया, मतलब आधा मैंने बनाया, आधा मेरे पिताजी ने बनवाया, और और उसमें घर वालों को बसाया जो भी था। और इस बीच में एक संयोग रहा, नागराज जी जिनका ये दर्शन है, उनसे मिलने का मुझे एक शुभ अवसर मिला फरवरी 2006 में पहली बार। और उनसे मिलने से मुझे ऐसा लगा कि मुझे इस आदमी के साथ और समय लगाना चाहिए। तो मैं पुणे से हर 3 महीने चले जाता था जॉब छोड़ के, तो साल में मैं 90 दिन छुट्टी मारता था जॉब में, है ना। और मेरी ऐसी एक अंडरस्टैंडिंग थी मेरे बॉस के साथ, एक्चुअली मेरे बॉस को काम बहुत आता नहीं था, तो मैं ही सारा करता था। तो मैं यदि चले गया, वो कुछ बोल भी नहीं पाते थे कि तुम मत जाओ, क्योंकि उनको भी पता था कि उनको भी नहीं आता है ना। तो मैं वो वाला काम वहाँ से करता था, कॉल्स वॉल्स जो लेते हैं होते थे कस्टमर के। अमरकंटक में एसटीडी बूथ से बहुत सारे डील्स वैसे क्लोज किए, है ना। और नर्मदा मंदिर का वो लाउड स्पीकर से आवाज़ भी आती रहती थी, तो जो अंग्रेज होता था दूसरी तरफ पूछता था हु सिंगिंग इन द बैकग्राउंड, है ना। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ें हुई। तो कुल मिलाकर 2010 तक मेरा अमरकंटक आना जाना रहा। इस बीच में ये जो परिचय शिविर हैं इसके और सारे किए। और उन दिनों अध्ययन शिविर बोल के कुछ होता नहीं था, ये एक रिसेंट डेवलपमेंट है पिछले 5-6 वर्षों का। और क्योंकि मेरी मातृभाषा तमिल थी और मैंने सारा शिक्षा इंग्लिश में प्राप्त किया था, और मुझे मराठी भी आती थी, तो मुझे हिंदी नहीं समझ आती थी ठीक से। मुझे वो मूवी वाला हिंदी समझ में आता था, उससे अधिक मुझे हिंदी पकड़ में नहीं आता। तो हिंदी को थोड़ा सा प्रैक्टिस करने का मैंने शुरू किया। तो उसमें नागराज जी के जो वीडियोस हैं उसने मुझे बहुत मदद किया। उन दिनों वीडियोस भी आसानी से मिलता नहीं था, लोग आपको डिमांड ड्राफ्ट भेजना पड़ता था, फिर 1 महीना बाद कुरियर से आता था सीडी, वीसीडी चलता था उन दिनों। तो ऐसे 18-20 सेट, है ना, आते थे सीडी का, उसको मैं घर में बैठ के देखता रहा। तो नागराज जी के वीडियोस देखने से मुझे उसमें बहुत ज़्यादा रुचि आने लग गई, और वो जो भाषा है धीरे धीरे मुझ में, मैंने देखा कि वो आना शुरू हुआ। और उसके बाद 2008 के आसपास मेरी विवाह हो गई। श्रीमती का नाम गौरी है, वो मैसूर से है, और उन्होंने एमएससी किया हुआ है, और वो पहले हिंदुस्तान लीवर में काम करती थी रिसर्च विंग में। और शादी के पहले मैंने एक रखा था कि आपको भी इस बात को सुनना चाहिए,
है ना। तो उन्होंने भी 1-2 शिविर किया और हमें लंबी ईमेल पर बातचीत हुई। उसके बाद तय हुआ कि उसको भी वो इसमें इंटरेस्ट है, फिर हम दोनों ने शादी मतलब विवाह किया। और 2010 में मेरे पिताजी के रिटायरमेंट के 3 महीने बाद मैंने भी रिटायरमेंट ले लिया, है ना। तो जून 10 से मैं मतलब वैसे फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में नहीं हूँ। उसके बाद लगभग 1-1.5 वर्ष हम लोग छोटी एक जगह है रायपुर के पास, इसका फर्स्ट 1 ईयर वाला अध्ययन वाला था। तो मुझे लगा वहाँ जाने से हिंदी की प्रैक्टिस हो जाएगी, तो मैंने पुस्तकों का वहाँ अध्ययन किया पहली बार ठीक से। और नागराज जी को मिलते रहने का एक अच्छा अवसर बना रहा। लगभग हर महीने जाते थे हम लोग 1 सप्ताह के लिए बातचीत या पूछने के लिए। उनसे मिलके मुझे ये तो समझ में आ गया था कि जैसे कोई आदमी बात करता है तो ऐसा लगता है कि ये इंटेलिजेंट आदमी है या इसका व्यवहार अच्छा है ना। इतना तक हमको पता चलता है कि ही इज़ अ वेरी शार्प पर्सन या इसके पास जानकारी बहुत है, ही इज़ वेरी वेल रेड। ये 3 प्रकार के लोग हम मिल लेते हैं। परंतु इस आदमी को मिलने से मुझे लगा कि इस आदमी को कुछ हो गया है ना, समथिंग इज हैपेंड टू हिम, है ना, एंड इट इज़ इरिवर्सिबल। मतलब है आदमी वैसे ही दिखता है, लुंगी पहने हैं, कुर्ता पहने हैं, बट समथिंग हैज हैपेंड टू हिम, है ना। एंड उसमें कोई एक्टिंग नहीं है। देर इज ही इज नॉट ट्राइंग टू बी गुड और कंपैशनेट और ट्राइंग टू शो दैट ही इज हैप्पी, ही इज जस्ट इन सम स्टेट ऑल द टाइम। तो वो मुझे बड़ा सा इंट्रीगिंग सी एक चीज थी, है ना। तो धीरे धीरे मुझे समझ में आने दिखने लग गया कि इस आदमी को तो सब दिखता है, ये कुछ छुपा ही नहीं सकते। ही कैन जस्ट सी, उनको जो चाहिए ऐसे ही दिख जाता है। तो उसके बाद हम लोग थोड़ा सा कानपुर गए और 2013 से लेकर हम लोग 16 तक, नागराज जी का देहांत हो गया 5 मार्च 2016 को। आज तक हमारा बेस वैसे अमरकंटक बोल के एक जगह है मध्य प्रदेश में, और मैं और मेरी पत्नी मतलब वो जिस कमरे में रहते थे उसी के बगल वाले में रहे। हमारी इस तरफ एक साधन भट्टाचार्य बोल के रहते हैं जो 24 वर्षों से बाबा जी के साथ रहे हैं। और अभी यदि आप देखेंगे तो मेरा एक प्रकार से जो शास्त्रों का अभ्यास है, एक प्रकार से एक मेच्योरिटी या एक प्रौढ़ता के स्थिति में पहुंचा है, ऐसे मैं अपने आप को पाता हूँ। और मेरा जो पूरा समय है इसी से संबंधित किसी चीज़ में मैं लगा देता हूँ। या तो वेबसाइट का एक होता है, एक हम लोग एसएमएस का सर्विस चलाते हैं। ऐसे ऐसे तो कम ही करता हूँ, ऐसे किसी इंस्टीट्यूशन में आ जाना, बीच में कभी शिविर ले लिया, बस। 6 फुट 2 इंच का हूँ, मतलब वो लास्ट। और कुछ है तो बताइए, मेरा परिचय इतना है, पर्याप्त है ना। जी जी, हाँ, वो अपडेट हो गया है तो नया वाला डाउनलोड कर लीजिए। हाँ, मध्य दर्शन इन्फो में जाइए, उसमें आपको मिल जाएगा रिसोर्सेज के अंडर। अभी जुलाई में नई साइट लॉन्च होगी, एक नया थीम लेके उसको और थोड़ा सा जो मॉडर्न लुक एंड फील, अभी उसको देख के ऐसा लगता है कि कुछ, हाँ, तो उसको थोड़ा सा और मॉडर्निस्टिक करने का कोशिश किए हैं। थोड़ा इजी एक्सेसिबिलिटी भी, आजकल के नए मेनू स्ट्रक्चर वगैरह हो गए हैं, है ना। ठीक। वेब वेबसाइट तो इंग्लिश में, परिचय शिविर नोट्स हिंदी में है, उसका इंग्लिश का ड्राफ्ट बनाया बट हम लोग उसको कंप्लीट नहीं कर पाए। आना चाहिए बट कौन से फ्यूचर में पता नहीं। हाँ, कब आएगा, उसकी आवश्यकता बनेगी तो बनेगा। अच्छा, रेडी है, ठीक है। तो अभी आप जाइए, मैं नहीं जाऊँगा, हाँ, कंटिन्यू है वो भी ठीक है। आपके साथ में। ठीक है ना, आप सबसे मिलके अच्छा लगा। मैं कल एक्चुअली वो आपके एक नए प्रो चांसलर जी आए हैं, उनको इस कोर्स के बारे में आज सवेरे 3 घंटे की एक प्रस्तुति देनी थी। 10 मिनट कंटिन्यू कर सकते हैं, अच्छा, मुझे लगा कि रेडी है तो तो नहीं जाऊँ अभी, ठीक है। अभी मत जाओ। तो आज सवेरे उनके साथ अच्छी बातचीत हो गई। वो नए ही आए हैं, उनको कोई बैकग्राउंड नहीं है, बट कम से कम शिक्षा की दृष्टि से इसकी क्या आवश्यकता है उसके बारे में काफ़ी अच्छा चर्चा हुआ। वो काफ़ी रिसेप्टिव भी रहे और उन्होंने मोटा मोटी, शायद ऐसे उनके बोलने से तो ऐसे ही लगा कि ही विल बी इंटरेस्टेड इन इम्प्लीमेंटिंग इट। इसमें यही थोड़ा सा हम लोग डिस्कस किए कि इसका स्टेज इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो, ताकि बोथ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स आर रेडी। क्योंकि व्हाट वी आर टॉकिंग ऑफ इज नॉट सिंपल कि आप 10 दिन में उसको पढ़ा के जाकर पढ़ा दो। पढ़ा सकते हैं बट
इट विल हैव इट्स चैलेंजेस, है ना, एंड इट टेक्स टाइम। इसको बहुत ज़्यादा क्रंच भी नहीं किया जा सकता है। तो उसका छोटा सा कोई एक प्लान वैन, इनफैक्ट शायद सुरेंद्र भैया और हम उस पर बात करेंगे, करने के बाद शायद राकेश भैया को भेजने के बाद जिन लोगों ने ऑलरेडी एक्सपीरियंस किया है उनका फीडबैक लेना विल बी यूजफुल, कि वेदर दे थिंक दैट अमाउंट ऑफ टाइम फॉर अ न्यू टीचर इज सफिशिएंट। मतलब उसको 3 फेजेस में कर दिया है और 3 स्टेज, स्टेज 1 में 3 फेज ऐसा बना दिया है ना। तो आई थिंक जो लोग अध्ययन कर रहे हैं सब मिल के एक बार हाँ, एक बार उस पर देख के आप लोगों का फीडबैक उसमें इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि अपना तो कल्पना है, आपके पास तो उसका अनुभव है ना। Shriram bhaiya, we would like to know what are the challenges that might come in the process over there and how to overcome. How did you do it? If you could just share your I have not overcome all the challenges, so जितने ओवरकम कर गए उतने बहुत मुश्किल है। I think so there are a number of things. The first thing that I can think, English की हिंदी, हिंदी में बोलूँ? ठीक, जो आपको ठीक लगे, मतलब हिंदी इंग्लिश और ठीक है, पांच भाषा है तो कोई भी भाषा। हिंदी इंग्लिश मिला हिंदी में ही। तो इसमें आई थिंक पहले वाला जो एक चीज मुझे लगता है इम्पोर्टेंट है कि वी डोंट मेक इट अच्छा इन्हीं का फोन है, एक सेकेंड।